आप जानते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के बारे में। जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी जैसा हमने पहले बताया था, जुवेनाइल यानी जो ऐसी एज, यंग एज जो यंग है पर एडल्ट नहीं, और डेलिंक्वेंसी मतलब कभी कदार जो यंग एज के द्वारा गलत काम कर दिया जाता है, क्रिमिनल बिहेवियर या बैड बिहेवियर जो हो जाता है, वो कहलाता है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। एक बच्चा जो है अपनी जो जिंदगी है उसके शुरुआती पीरियड से सीखने की कोशिश करता है, एक उसका जुड़ाव होता है जो भी उसके कल्चरल पहलू हैं समाज के, उस तरीके से कि जैसे मानो वो उसके लिए रूल्स हैं, वैल्यूज हैं। और फिर क्या होता है, जैसे जैसे वो दूसरों को देखता है, सीखता है, तो वो अपने को खुद को तैयार करता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पे। कहने का मतलब है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो शुरुआती से ही जिस समाज में पैदा होता है उसी में ही बड़े लोगों को देख देख के कैसे नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, उन सबको वो फॉलो करना शुरू कर देता है और फिर उन्हीं की तरह से एक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल पर्सन के तौर पर एक्ट कराता है। अब बच्चे जो है वो किसके लिए जाने जाते हैं कि वो जो है इग्नोर होते हैं, इग्नोरेंस होती है उनमें, उनको कुछ पता नहीं होता है, उनकी सेंस की करने की जो एक क्षमता है वो उनमें उनकी कमी होती है, और उनका बड़ा फिकल माइंडेड होते हैं कि मतलब वो जो है एक तरह से ठहराव नहीं होता है उनमें। तो वो जो है एक तरीके से हमको ये सोचने पे मजबूर करते हैं, जब जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी तब होती है जब वो इसी सोशल नॉर्म्स या लॉज के अगेंस्ट बिहेव करते हैं, तब जो है जाके ये चीज पैदा होती है। तो जो कॉन्सेप्ट है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का, ये बेसिकली रिलेटेड है एज से। इलीगल बिहेवियर जो बच्चों का किया हो जाता है या कि उनके द्वारा होता है 7 से 18 साल की उम्र के बीच में, इसको हम जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स कहलाते हैं। अब जो पार्ट 2 है 12 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में जो है बच्चे का मतलब हुआ, चाइल्ड का मतलब हुआ एक ऐसा इंसान जिसने अपनी उम्र 18 साल की पूरी नहीं की है, उसको जो है हम एक तरह से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चाइल्ड के तौर पर कंसिडर करते हैं जिसकी 18 साल की उम्र पूरी नहीं हुई है। पर ये जो इंसिडेंट्स हैं, कवरेज है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी का, ये बढ़ते जा रहा है और इसी की वजह से सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो इस कॉन्सेप्ट के प्रति आकर्षित हुए। सबसे पहले आता है कि डेफिनेशन क्या है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी की। टर्मिनोलॉजिकल डिक्शनरी जो सोशियोलॉजी की है उसके अनुसार अगर ब्रॉडर सेंस में कहें तो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी इंक्लूड करती है हर उस एंटी सोशल एक्टिविटीज को बच्चों की, खास तौर से जो एक पर्टिकुलर उम्र से नीचे के होते हैं, और ऐसी एंटी सोशल एक्टिविटीज जिनको कि लॉ के द्वारा मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है, और उसको जो है एक क्राइम की श्रेणी में लिया जाता है, और अगर आपने वो गलती करी तो उसमें आपके लिए, आपके प्रति जो है कुछ लीगल एक्शन लिया जाएगा, इसका भी प्रावधान है। तो ये होती है जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, मींस ऐसी एक्टिविटीज जो बच्चों के द्वारा, जो एडल्ट्स में नहीं आते हैं पर एडल्ट भी के करीब होते हैं, वो जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, एंटी सोशल एक्टिविटीज जो लॉ के अगेंस्ट है या लॉ ने मना किया है उसके लिए, और उसको वो जो है क्राइम मानती है और उसके प्रति फिर उनको पनिशमेंट भी दिया जाएगा, ये लीगल एक्शन उनके प्रति लिया जाएगा। हंसा सेठ जो है उनका कहना है कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च में जुवेनाइल डेलिक्वेंट इंडिकेट करते हैं उन बच्चों के जो अगेंस्ट होते हैं उन पुलिस ऑफिसर्स के या कोर्ट्स के, मतलब बेसिकली बच्चे जो इस श्रेणी में आते हैं वो बच्चे आते हैं जिसके खिलाफ पुलिस ऑफिसर्स ने या कोर्ट ने कोई भी लीगल एक्शन लिया होता है। तो हंसा सेठ का ये मानना है कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट वो बच्चे इंक्लूड करते हैं जिनके खिलाफ पुलिस ऑफिसर्स या कोर्ट ने कोई लीगल एक्शन लिया है। चेतना जो है वो ये कहती है कि कोई भी बच्चा हो या यंग पर्सन जो है उसने अगर कुछ गलत काम किया है, खास तौर से उस एज के अंडर में, क्या कहते हैं, इतनी लॉ ने एक तरह से स्पेसिफाई करी है या लॉ जो है जहां तक लागू होती है, अगर उससे कम एज का बच्चा है और उसने जो है गलत काम किया है तो फिर वो जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंट के अंडर आता है। तो सारी एक्टिविटीज बच्चों की जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट होती है, कल्चर के अगेंस्ट होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में आती है। और ऐसे बच्चे जो इन्वॉल्व होते हैं ऐसे एक्टिविटीज में
उनको जुवेनाइल डेलिंक्वेंट कहते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आपकी अभी इतनी बड़ी उम्र नहीं हुई है कि आप वो जो है चीज़ों को कर पाएँ, लेकिन आप क्या करते हैं कि लॉ ने मना किया है, प्रोहिबिटेड है, तब भी आप जो है गलत एक्टिविटीज़ कर बैठते हैं। ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर आपको उसके लिए लीगल एक्शन आपके प्रति लिया जाता है। अब यहाँ बताया कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं मेनली जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी के। जनरली ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी घटना जो हो, उसके पीछे एक ही कारण हो। ये जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी में भी आता है। अब जो फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो एक दूसरे से लिंक है। अब इनको हमने डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। एक होता है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स और दूसरा होता है पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहले देखते हैं सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट प्रभाव होता है बच्चों के बिहेवियर को डिवेट करने में। अब इसमें कौन-कौन शामिल होते हैं? फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, जो मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। एक-एक के बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया। फैमिली जो है फंडामेंटल बेसिक यूनिट है सोशलाइजेशन, और ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन की, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है कई सारे फैक्टर्स। पहली चीज़, फैमिली कितनी बड़ी है, फैमिली की सामाजिक आर्थिक तौर पे कंडीशन कैसी है, कितना पढ़े लिखे हैं फैमिली मेंबर्स, आपस में पेरेंट और बच्चों के बीच का रिलेशंस कैसे हैं, क्या मेथड अप्लाई किए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा कि वो अपने बच्चों के जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल कर सकें, रेगुलेट कर सकें। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। अब बच्चे की जो फिजिकल और मेंटल नीड्स हैं, उसको पूरा करने के लिए फैमिली के द्वारा एक फीलिंग जनरेट होती है सोशल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की बच्चे के अंदर। मतलब हमारे माँ-बाप जो हैं, वो हमारी जो भी फिजिकल या मेंटल ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं, और ऐसे में एक साइकोलॉजिकल वो सोशल और साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी बच्चे के मन में आ जाती है कि हाँ भाई, मेरे पीछे मेरे माँ-बाप हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, कोई भी ज़रूरत होती है उसे पूरा करते हैं। अब जो अनहैप्पी रिलेशंस होते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में या पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है इमोशनल डेवलपमेंट पर बच्चे की। अगर फैमिली रिलेशंस में आपस में एक हार्मनी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? इनसिक्योरिटी और कंटेम्प्ट की भावना जो है, वो डेवलप होने लगती है। एक जो फैमिली मेंबर्स आपस में अब एक दूसरे को मानते हैं ना कि भाई हम सब एक साथ हैं, हम एक हैं, वो क्या करते हैं, फिर उसकी कमी होने लगती है। बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि नहीं, घर में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं जो हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि बाहर अपना टाइम बिताऊँ। ऐसे टाइम में अगर बच्चा जो है उसको अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है घर के बाहर, तो वो जो है फिर ऐसी संगत में पड़ जाता है जो उसको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के प्रति ले जाते हैं। क्योंकि घर में सब आपस में एक साथ बैठ नहीं रहे, कोई उसको टाइम नहीं दे रहा, तो उसको घर का माहौल ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बाहर जाऊँगा। बाहर जाता है, बाहर वो किसकी संगत में पड़ रहा है, ये कोई नहीं जानता। अच्छी संगत मिल गई तो बहुत अच्छा, नहीं मिली तो वो फिर गलत हाथों में पड़ जाता है। बहुत सारे बच्चे जो हैं गरीब परिवारों के डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं उसकी जो एजुकेशन है उससे। क्यों? जो गरीब परिवार है वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। अब जो बच्चा है उसको ज़रूरत है कि उसको इन्वॉल्व किया जाए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक सही उम्र पे, ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। इसके साथ-साथ जो एल्डर्स हैं फैमिली के, वो भी जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी होते हैं, भई अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम करते हैं, और वो फिर क्या होता है, बच्चे की भी एक जो उम्र है जो बढ़ रही है, उस पर उसको क्या कहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अटेंशन नहीं देते हैं। ऐसे में जो बच्चा है वो फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की तरफ बढ़ जाता है। खास तौर से वो मेथड्स जो कंट्रोल करने के लिए अपनाए जाते हैं फैमिली के अंदर टीन्स को लेकर, वो भी जो है बहुत असर डालता है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन पे। अब जैसे बाई चांस आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, या आपकी उसमें क्या कहते हैं, जो भी आपने मेथड्स अपनाए हैं, उसमें इतना ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं है, उसका इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव नहीं है, जो बच्चे की जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। भई आपके तरीके ऐसे नहीं है कि आप बच्चे को प्रॉपर ग्रो कर पाएँ। कई बार क्या होता है, बच्चे की एक रीज़नेबल डिमांड होती है, उसको मना कर दिया जाता है। तो फिर बच्चा जो है उल्टी-सीधी हरकतें करता है, घर से भाग जाएगा, चोरी करने लग जाएगा। तो एक तरीके से चाहे मदर हो या फादर हो, उनको दोनों को सिमिलर मेथड्स अपनाने चाहिए, ताकि अपने बच्चे के जो एक बिहेवियर है उसको सही से रेगुलेट कर सकें। अगर आप क्या कहते हैं, थोड़े से भी विपरीत मेथड अपनाते हैं बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, तो उससे क्या होता है, उसका जो स्पेसिफिक बिहेवियर पैटर्न है
उसके डेवलपमेंट में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ऐसे हालात में बच्चा जो है वो इंस्पिरेशन लेने लगता है फैमिली मेंबर से बाहर के लोगों में और उनकी नकल करने की कोशिश करता है, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो अपने जो एक माहौल है उससे भटक जाता है। फिर जहाँ माँ-बाप जो हैं साथ नहीं रहते हैं, डाइवोर्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, तो बच्चा जो है अपने आप को अलग-सा महसूस करता है, डिप्राइव्ड सा महसूस करता है और ऐसे में उसका जो सोशलाइज़ेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्टेड होता है। दूसरा आता है स्कूल। फैमिली के जैसे स्कूल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है सोशलाइज़ेशन का। जो एक्सपीरियंसेस होते हैं स्कूल लाइफ के, वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बच्चे की। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना, बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी पनिशमेंट देना, स्कूल के रूल्स को फॉलो करना, उससे बच्चों के में ना दिमाग में एक मेंटल टेंशन क्रिएट हो जाती है, जिससे वो स्कूल से, पढ़ाई से जो है भागने लगते हैं। ऐसे हालात में बच्चा कोशिश करता है कि वो स्कूल ना जाए। अगर बच्चे को सही एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है स्कूल के बाहर या घर पे बहुत लंबे समय तक, तो फिर उसकी जो है चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो भटक जाता है। पीयर ग्रुप मतलब हुआ कि साथ के जो दोस्त लोग होते हैं, एक ही एज के जो लोग होते हैं, उनका जो ग्रुप है, ये ग्रुप भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। कॉन्टैक्ट के कारण प्रॉक्सिमिटी जो होती है फ्रेंड्स की, क्या कहते हैं, पीयर ग्रुप के, तो चाइल्ड में एक फीलिंग आने लगती है एक कि हाँ हम सब एक जैसे हैं और फिर उनकी जो क्लोजनेस है वो आपस में एक दूसरे से बढ़ने लगती है। जो बिहेवियर होता है फ्रेंड्स का पीयर ग्रुप के, अलग अलग कल्चर को जो बिलोंग करते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे की साइकिक पे असर डालता है। ऐसे टाइम पे जो बैड फ्रेंड्स होते हैं, वो कंपनी उनकी ज़्यादा इंस्पायर करती है बच्चे को कि वो जो है डिविएंट मैनर में बिहेव करना शुरू कर दे। मतलब जैसे अगर आपकी फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल में आपके बहुत से प्यारे फ्रेंड्स रहते हैं, जो कहते हैं, "अरे! तो क्या हो गया? क्या माँ-बाप को मना कर देना।" तो बच्चे का क्या होता है, जो बच्चा अपने पेरेंट्स को फ़ॉलो कर रहा होता है, वो फिर धीरे-धीरे उनकी संगत में आके अपने ही पेरेंट्स के अगेंस्ट होना शुरू कर देता है। हर बात पे उसको लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स जो है वो गलत कह रहे हैं। मास मीडिया। अब मास मीडिया में जैसे सिनेमा हो गया, टेलीविज़न है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ये टीन्स को जो है हर उस चीज़ को दिखाते हैं जो कि उनकी एज के अकॉर्डिंग शायद सही नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सेस मास मीडिया की, डेली टेलीकास्ट जो क्राइम रिलेटेड न्यूज़ हैं, इंडिसेंसी जो क्या कहते हैं होती है बच्चों में के प्रति, वो सब जो है ना बच्चों के माइंड को जो है ना एक तरह से खराब करते हैं। अब बच्चों को कहने को हर चीज़ की तो इतनी उम्र नहीं है ना कि समझ पाएँ। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, प्लस आधी चीज़ें जानकारी होती है, आधी नहीं होती है। चीज़ों में वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जो चाइल्ड का बिहेवियर है वो डिविएंट हो जाता है। अर्बन एटमॉस्फेयर। अर्बन एटमॉस्फेयर क्या हुआ? शहरी जो एक माहौल होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों को एनकरेज करता है क्रिमिनल बिहेवियर के लिए। अर्बन कम्युनिटी जो है वो एक ऐसी रिमोट कम्युनिटी है जहाँ पर बच्चा जो है आसानी से अपने क्रिमिनल बिहेवियर को छिपा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसको पकड़े जाने की या पहचाने जाने की एक चांसेस बहुत कम होते हैं। जो सोशल कंट्रोल है वो बहुत कम इफेक्टिव हो जाता है, खास तौर से डेंस एरियाज में, स्लम्स में। तो इस तरह का जो अर्बन एटमॉस्फेयर है ये भी बहुत ज़्यादा एनकरेज करता है को कि वो जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ मूव करे। अब दूसरा जो फैक्टर था वो था पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर। पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे को पुश करने में डेलिक्वेंट बिहेवियर के। अब जैसे बच्चे में अगर डिस्क्रिशन की कमी हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा भटकेगा। साथ ही साथ आपका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो काफ़ी ज़्यादा विद्रोह वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्पर्ड हैं, आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना है, कमज़ोर हैं, सेल्फ कंट्रोल की कमी है, कई दूसरों के सामने अपने को इन्फीरियर समझते हैं, सिंपैथी आपसे की कमी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, वायलेंट बिहेवियर है। ये सब चीज़ें जो है बच्चे को मजबूर करती हैं कि वो सोसाइटी या नॉर्म्स के जो भी रूल्स हैं उनके अगेंस्ट एक्ट करें। तो अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता जो पैदाइशी क्रिमिनल होता है। ये तो बच्चे के आपस के बाहर के सराउंडिंग्स होते हैं। उसका अपना खुद का एक पर्सनल ट्रेट होता है जो उसको जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर देता है क्रिमिनल एक्टिविटी में। इसीलिए कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी जो है वो एक ऐसा डायमंड है जो हमारी जो कल्चर है उसकी एक जो शेल है उसमें रह के मैच्योर होता है। अभी जो है जो फैक्टर्स मेंशन किए गए थे
वो जो है सोशल और फिजिकल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड के, उस पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। कहीं पर भी इन फैक्टर्स में जो कमी आती है, तो प्रॉपरली चाइल्ड के बिहेवियर पे असर आता है और उसको जो है भटकाव के लिए पूरी तरीके से एनकरेज करता है। अब देखते हैं क्या क्या एफर्ट्स किए गए रिफॉर्म करने के लिए इन जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स को। समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं, खासतौर से ये जो डेलिक्वेंसी की समस्या है बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए इनका जो क्रिमिनल एटीट्यूड है उसको ट्रांसफॉर्म करना किसी कंस्ट्रक्टिव उसमें, वो जो है पॉसिबल है सिर्फ रिफॉर्मेशन के थ्रू, ना कि पनिशमेंट के थ्रू। और पनिशमेंट जो है अगर आप दोगे तो उससे बच्चा सुधरेगा नहीं, आपको उसमें चेंज लाना पड़ेगा, जो कि आज की बेसिक जरूरत है। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए जो हमारा संविधान है इंडिया का, उसने कुछ लीगल प्रोविजंस किए हैं बच्चों के लिए। अब इन प्रोविजंस के अनुसार कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, को स्टैब्लिश किया। इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्टेट्स को दे दी गई है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में अब देखते हैं क्या बताया है। सबसे पहले आते हैं जुवेनाइल कोर्ट पे। जुवेनाइल कोर्ट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है और कोर्ट से इंडिया के। पहला जुवेनाइल कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 1941 में कलकत्ता में। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बच्चे के अगेंस्ट होती हैं, जो खास तौर से 16 साल की उम्र के होते हैं, या जो लोग जो है एक तरह से ऑफेंडर्स माने जाते हैं कि जिन्होंने जो है कोई क्राइम किया है। जो जज होते हैं जुवेनाइल कोर्ट्स के, वो एक्सपर्ट होते हैं लॉज में और चाइल्ड साइकोलॉजी में। और खास तौर से जो एटमॉस्फेयर होता है जुवेनाइल कोर्ट का, वो बहुत सिंपैथेटिक वाला होता है। जब सारी डिटेल्स मिल जाते हैं कि बच्चे का जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसके पीछे क्या कारण है, तब जो बच्चा होता है उसको जो है रिफॉर्म होम में भेज दिया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि उसको पनिश किया जाता है। दूसरा होता है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब है एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे आजादी देना। जब ये दिखता है कि बच्चा जो है वो कन्विक्ट है कोर्ट के अंदर पहली बार, तो उसको जो है रिफॉर्म होम के बजाय उसको भेजने के प्रोबेशन पे भेज देते हैं। ये जो पीरियड है प्रोबेशन का, इसमें जो चाइल्ड के रिलेशन है फैमिली के साथ या सोसाइटी के साथ, वो बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू होते हैं जैसे पहले थे। पर यहाँ पर सुपरविजन होता है एक प्रोबेशन ऑफिसर का, और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए जो कि कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया। प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो देखता रहता है चाइल्ड का बिहेवियर कैसा है उसकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, नेबरहुड के साथ, ताकि उसका मेन मकसद क्या होता है कि चाइल्ड का बिहेवियर है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट हो। रिफॉर्मेटरी स्कूल्स स्टेट्स में जब कोई भी एक्ट नहीं होता बच्चों के लिए, तो रिफॉर्मेटरी स्कूल जो है वो स्टैब्लिश करे जाते हैं। ये करे जाते हैं रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1987 के अंतर्गत। जुवेनाइल कोर्ट्स जो है बच्चों को इन स्कूल्स में भेज देते हैं जो गिल्टी पाए जाते हैं। फिर बच्चे जो होते हैं, जो कन्विक्ट होते हैं 15 साल की उम्र के या उससे कम में, वो इनको इन स्कूल्स में रखते हैं 3 से 7 साल के पीरियड के लिए। यहाँ पर उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, कोशिश करी जाती है कि उनमें बदलाव लाया जाए, तो एक सही माहौल देकर। प्रोविजन ये भी होता है कि उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाए, उनको साथ ही साथ कोई एक स्किल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो जो है आत्मनिर्भर बन सके फ्यूचर में और अपनी जो है जीविका को चला सके। बोर्स्टल स्कूल्स, पहला जो बोर्स्टल स्कूल है वो पाया गया था 1902 में, उसकी मतलब स्थापना की गई थी। एक टाउन था जिसका नाम था बोर्स्टल, इंग्लैंड में। यहाँ पर लीगल प्रोविजंस के अनुसार कुछ ऐसे स्कूल थे जो कि इंडिया में भी स्थापित किए गए थे। बोर्स्टल स्कूल्स में जो यंग कन्विक्ट्स हैं जिनकी एज लगभग 15 से 21 साल के बीच में है, उनको डिटेन किया जाता है और फिर काफी खास प्रावधान किए जाते हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। पोस्टल स्कूल जो है फंक्शनिंग उनकी जो स्टेट्स में होती है जहाँ जुवेनाइल एक्ट्स जो है लागू किए गए हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्लोज, एक होता है ओपन। इन दोनों ही तरीके के जो पोस्टल स्कूल्स में, यहाँ पर डेलिक्वेंट्स जो होते हैं दोनों सेक्सेस के, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जाती है उनकी एज के अनुसार। ट्रेनिंग दी जाती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, खासतौर से बॉयज को, और कुकिंग, डोमेस्टिक वर्क, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है गर्ल्स को। तो बोर्स्टल स्कूल जो है, यहाँ कन्विक्ट्स को रखा जाता है लगभग 2 से 3 साल के लिए। पर अगर उनका पॉजिटिव बिहेवियर होता है तो स्कूल उनको जो है या अथॉरिटी जो है उनको जल्दी भी छोड़ देती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों का जो ऑब्जर्वेशन करा जाएगा कि बच्चों को जब छोड़ दिया जाता है स्कूल से, या उनका जो प्लेसमेंट है एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में, वो भी जो है प्रोबेशन ऑफिसर देखते हैं। सर्टिफाइड स्कूल्स,
स्टेट्स जहां पर जुवेनाइल एक्ट जो है लागू हैं, वहां पर सर्टिफाइड स्कूल्स भी हैं जो कि चलाए जा रहे हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस की मदद से, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं या पब्लिक फंड से। ये स्कूल जो है मेनली केयर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स को। दो तरीके होते हैं, के होते हैं जूनियर सर्टिफाइड स्कूल और सीनियर सर्टिफाइड स्कूल। जो कन्विक्ट्स 12 साल की उम्र से कम के होते हैं उनको जूनियर में भेजा जाता है, जबकि 12 से 16 साल के वाले को सीनियर में भेजा जाता है। जनरल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी इन लोगों को दी जाती है। जो लोकल वर्कर है या जो प्रोबेशन ऑफिसर है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जो है बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे जब वो बच्चा सर्टिफाइड स्कूल से बाहर निकलता है। पलक गृह, अब ये जो है यहाँ पर बच्चे 10 साल से कम की उम्र के जो है पलक गृह यानी केयरिंग होम्स जो है वहां पर, या पालक गृह वहां पर भेजे जाते हैं। यहाँ जो बच्चे जो हैं इनको, क्योंकि 10 साल की उम्र से कम के हैं, इनको सर्टिफाइड स्कूल में नहीं भेजा जाता। ये जो है ये एक ऐसे घर होते हैं जहाँ कोशिश करी जाती है उनके बिहेवियर को बेहतर बनाने की, को होमली एटमॉस्फेयर दे। ये जो केयरिंग होम्स हैं ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए जाते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इनको गवर्नमेंट से मिलती है। फाइनली आता है रिमांड होम। रिमांड होम एक ऐसा सिक्योर्ड प्लेस माना जाता है, खास तौर से जो जुवेनाइल कन्विक्ट्स होते हैं उनको डिटेंशन के लिए उनको वहां रखा जाता है। जुवेनाइल एक्ट के अकॉर्डिंग जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनको डिटेन किया जाता है रिमांड होम में जब तक कि उनके जो केसेस हैं जुवेनाइल कोर्ट में वो खत्म नहीं हो जाते या कंप्लीट नहीं हो जाते। यहाँ पर क्या होता है, बच्चों के प्रति एक क्लोजनेस डेवलप होती है, उनसे रिलेटेड नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी की जाती है और फिर उनके बारे में जानकारी जो है वो जो इकट्ठी होती है, फिर उससे उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया जाता है और उनको सेपरेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। रिमांड होम जो है ज्यादातर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाए जाते हैं और यहाँ पर इनको जो है मदद मिलती है गवर्नमेंट की, ये कह दीजिए फाइनेंशियल एड गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो जितने भी अभी तक जो इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं इसमें जो इम्प्रूवमेंट है खास तौर से जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के बिहेवियर में, वो बेसिकली इसलिए किया जाता है क्योंकि मकसद होता है कि वो जो है जो भी समाज के रूल्स बने हुए हैं, वैल्यूज हैं, उनको एक तरह से समझ पाए और साथ ही साथ इन इंस्टीट्यूशंस का जो योगदान होता है खास तौर से क्रिमिनल्स को आइडियल सिटीजन बनाने में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता है। फिर आता है आपका यूथ अनरेस्ट, जो करते हैं अगले वीडियो में।